नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र द्वितीय खंड में रस निष्पत्ति पढ़ना था। इससे पहले वाला सब हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बाकी था तो इसलिए दूसरा वीडियो में आज रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो आज हम पढ़ेंगे रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में अस्थायी भाव का कथन नहीं है, लेकिन अन्यत्र भरत ने यह स्पष्टतः कहा है कि अस्थायी भाव ही विभावादि के द्वारा व्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं। रस निष्पत्ति प्रक्रिया के लिए वे पानक रस का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे नाना व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्यों के संयोग से पानक रस की निष्पत्ति होती है, वैसे ही विभावादि के संयोग से अस्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है। जैसे नाना व्यंजनों से संस्कृत अन्न को खाने वाले सुरुचिपूर्ण व्यक्ति विविध रसों का आस्वादन करते हैं, वैसे ही नाना प्रकार के अभिनयों से व्यक्त किए गए अस्थायी भावों का सुमनस प्रेक्षक आस्वादन कर हर्ष को प्राप्त होते हैं। भरत के अनुसार भाव एवं अभिनय से संबद्ध अस्थायी भाव का बुद्धजन मनसा आस्वादन करते हैं, इसीलिए इसे नाट्य रस कहा जाता है। भरत के मतानुसार रसास्वादन की 3 विशेषताएं हैं। पहला, आस्वादन का संबंध मानस से है। आस्वादन का संबंध मानस से है। आस्वादन बुद्धजन या विशिष्ट प्रेक्षक करते हैं। तीसरा है, आस्वादन भाव एवं अभिनय से संबद्ध अस्थायी भाव का होता है। भरत मुनि का रस सूत्र अनेक प्रश्नों को जन्म देता है, जिसका समाधान इसके व्याख्याकारों द्वारा किया गया। पहला है, अस्थायी भाव किसका है? अस्थायी भाव से विभावादि के संयोग का स्वरूप क्या है? निष्पत्ति का अर्थ क्या है? रस का मूल भोक्ता कौन है? मूल अनुकार्य रामादि अनुकर्ता नट या प्रेक्षक? भोक्ता को किस क्रम एवं विधि से रस का आस्वादन होता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त रचित अभिनव भारती मिलती है, जिसमें उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है और अन्य व्याख्याकारों द्वारा की गई रस सूत्र की व्याख्या भी उद्धृत की है, जिनके ग्रंथ मूल रूप से आज तक अप्राप्य है। इस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य रस को सर्वप्रधान सिद्धांत मानकर रस सूत्र की व्याख्या के 4 प्रमुख प्रयत्न हुए, जिनके कारण रस को और भी विशदता मिली एवं इसका विस्तार हुआ। ये व्याख्याएं भट्टलोलट ने 9वीं शताब्दी में किया, संकुक 9वीं शताब्दी, भट्टनायक 11वीं शताब्दी और अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी के द्वारा क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव दर्शन के आलोक में की गई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भट्टलोलट 9वीं शताब्दी में इनका क्या था? मीमांसा। और फिर हैं संकुक 9वीं शताब्दी में इनका था न्याय। फिर भट्टनायक हैं, इनका था सांख्य और अभिनव गुप्त का था शैव। ये शैव दर्शन के आलोक में की गई। जो उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का था, अनुमितिवाद संकुक का था, भुक्तिवाद भट्टनायक का था और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का के नाम से विख्यात है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। ये व्याख्याएं भट्टलोलट 9वीं शताब्दी, संकुक 9वीं शताब्दी, भट्टनायक 11वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी के द्वारा क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव दर्शन के आलोक में की गई, जो उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के नाम से विख्यात है। अब
शीर्षक है रस सूत्र के व्याख्याकार। भट्ट लोल्लट उपचितिवाद या उत्पत्तिवाद। देखिए उपचितिवाद लिखा है, उपचितिवाद या उत्पत्तिवाद को ही कहा गया है उपचितिवाद। भट्ट लोल्लट का है। भट्ट लोल्लट के अनुसार रस निष्पत्ति का अर्थ उपचित होना, उत्पन्न या पुष्ट होना है। भट्ट लोल्लट के अनुसार रस निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उपचित होना, उत्पन्न या पुष्ट होना है। इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद या उपचितिवाद इसी दृष्टि से कहते हैं। इनके अनुसार रूप बाहुल्य के योग उपचय से रति स्थायी भाव श्रृंगार रस में उद्भूत होता है और क्रोध अपनी पूर्ण अवस्था में रौद्र रस में आविर्भूत होता है। भट्ट लोल्लट ने संयोग की 3 स्थितियों का उल्लेख किया है। विभाव अस्थायी भाव के कारण है। उत्पाद्य उत्पादक संबंध से इनका संयोग होना माना गया है। अनुभाव तथा स्थायी भाव का संबंध गम्य गमक माना गया है और संचारी भाव एवं स्थायी भाव का संबंध पोष्य पोषक है। इस प्रकार विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संबंध से अस्थायी भाव उपचित होकर रस की निष्पत्ति करता है। भट्ट लोल्लट के अनुसार रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में होती है तथा गौण रूप से अनुकर्ता में भी। अभिनय कौशल से अनुकर्ता में राम रूपता के अनुसंधान के बल से रस की स्थिति स्वीकार की गई है। प्रत्यक्षतः इस मत में सामाजिक का उल्लेख नहीं। भट्ट लोल्लट का रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। भट्ट लोल्लट का रस सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन पर आधारित है। लोल्लट के सिद्धांत की कुछ शक्ति भी है और सीमा भी। शक्ति यह है कि यह कला में वस्तु के महत्व की स्थापना करता है, नट गौण रूप में ही सही। रस की घोषणा कर नाट्य कला के विकास को एक नई दिशा देता है। भट्ट शंकुक के न्याय दर्शन की दृष्टि से लोल्लट की स्थापनाओं का खंडन किया। उनके अनुसार विभाव एवं स्थायी भाव में कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय के अनुसार कारण कार्य का पूर्ववर्ती है और कारण का नाश कार्य को प्रभावित नहीं करता। पर रस की स्थिति विभावादि के साथ स्वीकार की जाती है। विभावादि के न रहने पर रस की स्थिति नहीं रहती। उपचित अस्थायी भाव को रस कहने से यह निश्चित करना संभव नहीं कि कितनी मात्रा तक उपचित होकर रति, हास आदि स्थायी भाव रस कहलाते हैं। यदि यह माना जाए कि उच्चतम पराकाष्ठा पर पहुँचने पर ही अस्थायी भाव रस कहलाता है, तब हास्य रस, जिसका भरत ने स्मित, हसित आदि 6 भेद किया है, उसकी क्या संगति रह जाएगी। नट नटी अभ्यासवश अभिनय कला में पारंगत होकर अभिनय करते हैं, भाव विभोर होकर नहीं, अतः उनमें रस दशा नहीं मानी जा सकती। लोल्लट के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह दर्शक और अभिनय के संबंध की व्याख्या नहीं करता। यदि दर्शक को अभिनय देखकर आनंद नहीं होता तो उसका उससे क्या प्रयोजन। शंकुक का है अनुमितिवाद। अब देखते हैं शंकुक अनुमितिवाद। शंकुक के अनुसार विभावादिकों से अस्थायी भाव का अनुमान होता है। अस्थायी भाव की उपस्थिति नाटक में अभिनय द्वारा होती है। अभिनय अनुकरणात्मक है। शंकुक ने अभिनय पक्ष पर बल देते हुए कहा कि रति एवं शोक आदि का शाब्दिक प्रयोग पर्याप्त नहीं, क्योंकि अस्थायी भाव की प्रतीति शाब्दिक कथन मात्र से नहीं अपितु अभिनय से होती है। नाट्य के प्रसंग में अभिनय का वही अर्थ है जो काव्य के प्रसंग में व्यंजना का। अभिनय की कलात्मकता के द्वारा भाव की व्यंजना होती है, अतः अस्थायी भाव की प्रतीति काव्यात्मक न होकर अभिनय मानी गई है। शंकुक उपचित अस्थायी भाव को रस न मानकर अनुक्रियमाण अस्थायी भाव को रस मानते हैं। शंकुक उपचित अस्थायी भाव को रस न मानकर अनुक्रियमाण अस्थायी भाव को रस मानते हैं। किसको मानते हैं? अनुक्रियमाण अस्थायी भाव को रस मानते हैं। अनुकरण की गई रति ही श्रृंगार है,
जो नट रामादि का अनुकरण करके करता है। नट में रामादि की प्रतीति को न्याय दर्शन के अनुमान के आधार पर आख्यायित करते हुए शंकुक ने इसे लौकिक अनुमान से विलक्षण माना है। चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार चित्र में बना घोड़ा वास्तविक घोड़ा न होते हुए भी घोड़ा कहा जाता है, जो शुद्ध भ्रांति या मिथ्या ज्ञान से भिन्न है, यह एक कलाजन्य प्रतीति है जो सामान्य प्रतीति से भिन्न है। उसी प्रकार नट के द्वारा मूल पात्र रामादि की प्रतीति होती है, जो मिथ्या होने पर भी मिथ्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह अलौकिक, विलक्षण एवं कलाजन्य प्रतीति है। शंकुक सामाजिक के द्वारा रस की प्रतीति को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसे अनुमान की क्रिया मानते हैं। शंकुक के रस सिद्धांत की शक्ति यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम कला प्रतीति को सामान्य प्रतीति से विलक्षण प्रतिपादित किया। इन्होंने मूल पात्र और कवि निबद्ध पात्र में जो भ्रांति थी उसका स्पष्टीकरण करते हुए अनुकार्य के वास्तविक रूप को कवि निबद्ध पात्र के रूप में प्रस्तुत किया। शंकुक के सिद्धांत का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि इन्होंने रस निष्पत्ति प्रक्रिया में लोलट की अपेक्षा सामाजिक को अधिक महत्व दिया। शंकुक के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए कहा गया कि रस अनुकरण रूप नहीं हो सकता। रस के अनुमान की कल्पना शंकुक के सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा है। आलोचकों के अनुसार अनुमान तो बुद्धि की क्रिया है। अनुमान किसी प्रकार आह्लादक नहीं हो सकता, क्योंकि यह निश्चयात्मक नहीं होता। अब है भट्टनायक का भुक्तिवाद। भट्टनायक रस निष्पत्ति के प्रश्न पर सामाजिक पक्ष से विचार करते हैं। निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति मानते हुए इनका कहना है कि रस की न उत्पत्ति होती है, न अनुमति, न अभिव्यक्ति, वरन भुक्ति होती है। हम पढ़ रहे हैं भट्टनायक का भुक्तिवाद। भट्टनायक रस निष्पत्ति के प्रश्न पर सामाजिक पक्ष से विचार करते हैं। निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति मानते हुए इनका कहना है कि रस की न उत्पत्ति होती है, न अनुमति, न अभिव्यक्ति, वरन भुक्ति होती है। भट्टनायक से पूर्व आनंदवर्धन ने शब्द की व्यंजना शक्ति के आधार पर रस को व्यंग्य माना, लेकिन उन्होंने व्यंजना शक्ति को अस्वीकृत कर दो अन्य व्यापारों की कल्पना की, भावकत्व एवं भोजकत्व। भट्टनायक ने काव्य को व्यापार मानते हुए इसके तीन व्यापारों की कल्पना की, अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। सर्वप्रथम अभिधा शक्ति कार्य करती है काव्य में दोष का अभाव तथा गुण एवं अलंकारमयता से, तथा नाटक में आंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आहार्य चार प्रकार के अभिनय के प्रभाव से शास्त्रादि से भिन्न एक प्रकार की अपूर्व प्रभाव क्षमता उत्पन्न हो जाती है। काव्यगत भावना होती है। भावना का अर्थ है भावकत्व। काव्यगत भावना में रस साध्य है और साधारणीकरण साधन। भावकत्व व्यापार से एक और विभावादि का साधारणीकरण होता है, अर्थात विभावादि व्यक्ति, देश, काल, संबंध निरपेक्ष होकर सामान्य हो जाते, तथा दूसरी ओर सामाजिक के निविड़ निज मोह संकट का निवारण हो जाता है, अर्थात वह भी व्यक्ति संबंधों तथा देश काल की विशेषताओं से मुक्त होकर सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। रामादिक की रत्यादि स्थायी चित्तवृत्ति जब साधारणीकृत होती है, तभी वह भावना का विषय बनती है और सामाजिक को उसका विशेष रूप में साक्षात्कार होता है, वह उसका भोग करता है। इस रस भोग को भट्टनायक ने भोजकत्व व्यापार कहा। रस भोग लौकिक अनुभव नहीं है, यह हृदय की एक अवस्था है जिसका स्वरूप है धृति, विस्तार और विकास। हमारा हृदय सत्व, रजस और तमस तीन गुण से युक्त है। रजोगुण से धृति, तमोगुण से विस्तार और सत्वगुण से हृदय का विकास होता है। भोगीकरण की अवस्था में सत्वगुण का प्रचुरता से उद्वेग होता है। इस प्रकार हृदय की रजस तथा तमस गुणों से युक्त सत्वमयी अवस्था में सामाजिक ब्रह्मास्वाद सविधानंद रस का भोग करता है। रस निष्पत्ति की व्याख्या में साधारणीकरण की उद्भावना भट्टनायक की कल्पना का भूतपूर्व योगदान है। इसके द्वारा इन्होंने काव्य की इस महत्तम समस्या का समाधान करने का प्रयास किया कि काव्य का विशेष
किस प्रकार निर्विशेष बनकर सामाजिक का रसास्वादन करता है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता निर्धारित किया। इनके द्वारा प्रतिपादित सत्वोद्रेक, संविद्विश्रांति एवं रस का ब्रह्मास्वाद सविध स्वरूप रस निष्पत्ति के गहन पक्षों पर प्रकाश डालता है, जिसे परवर्ती आचार्यों ने भी स्वीकार किया। भट्टनायक के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं। सर्वाधिक आक्षेप उनकी भावकत्व एवं भोजकत्व कल्पना पर किया गया है। अभिनवगुप्त का कहना है कि आनंदवर्धन ने भट्टनायक से पूर्व व्यंजना व्यापार के आधार पर रस को व्यंग्य माना था, लेकिन भट्टनायक चूंकि व्यंजना व्यापार स्वीकार ही नहीं करते, अतएव उन्होंने आनंदवर्धन की रसाभिव्यक्ति की प्रक्रिया को अस्वीकार कर शब्द के दो अन्य व्यापारों भावकत्व एवं भोजकत्व की कल्पना की। अभिनवगुप्त का कहना है कि यदि भट्टनायक का अभिप्रेत अर्थ व्यंजना व्यापार से ही सिद्ध हो सकता है, तब इन दोनों अतिरिक्त व्यापारों की आवश्यकता क्या है। अभिनवगुप्त भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित रस की भुक्ति का खंडन करते हुए कहते हैं कि रस भोग का विषय नहीं, वह तो पूर्णतया आत्मगत है। अतः इस लोकोत्तर भोग का अंतर्भाव ध्वनन व्यापार के ही अंतर्गत हो जाता है। इसके लिए अलग से भोजकत्व व्यापार की कल्पना निरर्थक है। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के सम्मत अंश को स्वीकार करते हुए उसके प्रति आदर भी दर्शाया है, जैसे उनकी साधारणीकरण की उद्भावना। अब है अभिनवगुप्त का है अभिव्यंजनावाद। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्त करते हुए अभिनवगुप्त का कहना है कि रस की न उत्पत्ति होती है, न अनुमिति, न भुक्ति, वरन अभिव्यक्ति होती है। रस को पूर्णतया आत्मगत मानते हुए उनका कहना है कि आनंदमय ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही आस्वादन रस रूप में होता है। केवल उस आनंदमय की विचित्रता के संपादन के लिए रति, शोक आदि वासनाओं का व्यापार होता है, और उन वासनाओं अस्थायी भाव के उद्बोधन के लिए अभिनयादि रूप नट का व्यापार यथोचित विभवादि को उपस्थित कराकर कवियों और नटों द्वारा स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त कराए जाते हैं। इसीलिए लौकिक चित्रवृत्ति का ज्ञान कवि एवं नट दोनों के लिए आवश्यक है। अभिनवगुप्त कवि एवं सामाजिक दोनों में वासना रूप अस्थायी भाव की सत्ता मानते हुए संपूर्ण काव्य संसार को रसमय घोषित करते हैं, जिसमें मूल बीज स्थानीय कविगत रस है, वृक्ष स्थानीय काव्य है, पुष्प स्थानीय नट के अभिनयादि व्यापार हैं तथा फल स्थानीय सामाजिक का रसास्वाद है। रस प्रतीति के लिए सहृदयता को आवश्यक मानते हुए वे कहते हैं कि काव्य के अनुशीलन एवं अभ्यास वश जिनका मन रूपी दर्पण विशद और निर्मल हो गया है, जिनमें वर्णनीय के साथ तन्मय हो जाने की योग्यता है, जिनका हृदय विभावादि रूप अर्थ के साथ संवाद स्थापित कर सकता है, वे ही सहृदय हैं। काव्यार्थ उनके शरीर को उसी प्रकार व्याप्त कर लेता है जैसे सूखे काठ को अग्नि। रस की प्रतीति को अभिनवगुप्त निर्विघ्न संवेदशांति कहते हैं। रस की प्रतीति को अभिनवगुप्त क्या कहते हैं? निर्विघ्न संवेदशांति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कवि, नट एवं सामाजिक जब तीनों विघ्न रहित होते हैं तभी रस प्रतीति होती है। इस संदर्भ में इन्होंने 7 प्रकार के विघ्नों की सूची भी प्रस्तुत की है। वैसे तो भट्टनायक ने भी नाट्य एवं काव्य दोनों में रस की स्थिति स्वीकार की है, लेकिन उसे पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित करने में अभिनवगुप्त का योगदान है। ये नाट्य रस को काव्य रस से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वह हृदय को सहृदय बनाता है तथा बाह्य विघ्नों को वाद्य नृत्यादि से दूर करने में सहायक होता है। काव्य को चरवड़ा व्यापार मानते हुए ये चरवड़ा की दृष्टि से सामाजिक को महत्व देते हैं। इनके अनुसार सामाजिक की प्रतिभा के विषयीभूत रस के आवेश से ही काव्य का सौंदर्य व्यंग्य होता है। अभिनवगुप्त रस प्रतीति को अलौकिक मानते हैं, क्योंकि इस स्थिति में सत्व का उद्रेक तथा रजस एवं तमस का शमन हो जाता है। इसका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इन्होंने रस का पूर्णतया आत्मगत बना दिया और रसानुभूति को निर्विघ्न साक्षात्कारात्मक प्रतीति कहा। रस को सिद्धांत रूप में प्रतिष्ठित करने में भारत के रससूत्र के व्याख्याकारों तथा विशेषकर अभिनवगुप्त का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अभिनवगुप्त तक पहुंचकर नाट्य रस नाट्य एवं काव्य दोनों से संबद्ध हो गया। अब है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। काव्य स्वादन की इस मौलिक समस्या
का कि नट के अभ्यास तथा शिक्षण से अर्जित कृत्रिम अभिनय को देखकर प्रेक्षक को वास्तविक आनंद कैसे और क्यों प्राप्त होता है। भरत के रससूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक ने साधारणीकरण की उद्भावना कर निदान प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि भरत ने रससूत्र का प्रतिपादन केवल नाट्य के संदर्भ में से किया था, जबकि भट्टनायक ने साधारणीकरण की उद्भावना नाट्य एवं काव्य दोनों के संदर्भ से की। भट्टनायक काव्य को शब्द व्यापार मानते हुए अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व तीन व्यापारों का उल्लेख करते हैं। इन्होंने आनंदवर्धन द्वारा परिकल्पित व्यंजना शक्ति का निषेध किया और अभिधा व्यापार में ही वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ दोनों का समावेश माना। इनके अनुसार काव्य में दोष के अभाव तथा गुणालंकारमयता से तथा नाटक में चतुर्विध अभिनय के प्रभाव से शास्त्रादि से भिन्न एक अपूर्व प्रभाव क्षमता आ जाती है। काव्य और नाटक में शब्द के दूसरे व्यापार भावकत्व के द्वारा विभावादि का साधारीकरण हो जाता है। राम, सीता आदि पात्र जो विभाव के रूप में है, अपनी विशेषता को त्याग कर सामान्य प्रतीत होते हैं। सामाजिक के अपने समस्त मोह संकट का निवारण हो जाता है। वह व्यक्ति देश काल की परिच्छिन्नता से मुक्त हो जाता है और सत्व के उद्रेक तथा रजस एवं तमस के समन द्वारा ऐसी आनंदमय दशा में पहुंच जाता है जहाँ से भोजकत्व व्यापार द्वारा वह रस का भोग करता है जो ब्रह्मास्वाद सविध है। भट्टनायक के साधारणीकरण की उद्भावना कर काव्यास्वादन की प्रक्रिया को एक नवीन अभिव्यक्ति दी। वस्तुतः विभावादि निर्विशेष या साधारण की भूमिका पर आकर ही सामाजिक के रसास्वाद का कारण बनते हैं। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के भोजकत्व व्यापार को तो काव्यास्वादन प्रक्रिया में अनावश्यक माना, लेकिन इनकी साधारणीकरण की उद्भावना को सादर ग्रहण किया। अभिनवगुप्त रस को पूर्णतया आत्मगत मानते हैं। भोजकत्व व्यापार तो उनकी दृष्टि में सर्वथा निरर्थक है। उनके अनुसार साधारणीकरण के द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र रह जाते हैं। वे किसी देश काल की सीमा में आबद्ध न रहकर सार्वजनिक एवं सर्वदेशिक बन जाते हैं। यह एक प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारात्मिका प्रतीति है जो सहृदयों द्वारा की जाती है तथा सुख दुख से जन्य ज्ञान विषयक नियमों से और अनेक प्रकार के विघ्नों से भी विलक्षण होती है। इसे अभिज्ञान शाकुंतलम से भयानक रस के सिद्धांत द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है। दृष्टांत मृग का शिकार करने हेतु उसके पीछे दौड़ रहे त्रासक दुष्यंत हैं। त्रस्त और भीत मृग है तथा भय अस्थायी भाव है। इस प्रसंग में प्रमाता को जिस भयानक रस की प्रतीति होती है वह इस प्रकार के विश्वासों से विलक्षण होती है कि मैं भीत हूँ अथवा मृग भीत है अथवा शत्रु मित्र उदासीन भीत है। यह प्रतीति दुख सुखादि से जन्य ज्ञान विषयक नियमों एवं विघ्नों से भी रहित होती है। यह साधारण परिमित न रहकर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। अनादि वासना से युक्त सामाजिकों का अनुभव इस प्रसंग में समान होता है। ऐसी साधारणीकृत स्थिति में सभी सहृदय अपने पूर्वग्रहों से मुक्त होकर काव्य वर्णित विषय तथा अभिनय द्वारा प्रस्तुत भाव एवं अवस्थाओं से हृदय संवाद स्थापित कर तन्मयावस्था में पहुँच जाते हैं और इस प्रकार प्रमाता के स्थायी भाव का भी साधारणीकरण हो जाता है। अभिनवगुप्त के पश्चात 10वीं शताब्दी में धनंजय ने साधारणीकरण पर प्रकाश डालते हुए यह तो स्वीकार किया कि किस रस का आश्रय सामाजिक होता है, लेकिन इसके साथ यह समस्या उठाई कि सामाजिक का आलम्बन कौन होता है तथा वह मूल पात्र एवं कवि निबद्ध पात्र में अभिन्नता कैसे स्थापित करता है। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि काव्य में वर्णित राम आदि वास्तविक राम आदि न होकर धीरोदात्त आदि नायकों की अवस्थाओं के प्रतिपादक होते हैं। ये काव्यगत राम सामाजिक के रति आदि स्थायी भाव को विभावित करते हैं, अर्थात उन्हें रसास्वाद का कारण बनाते हैं। ये अवस्थाएं ही वस्तुतः सामाजिक के रस का कारण बनती है। इस व्याख्या में दो बातों पर बल है। एक तो काव्य या नाटक में मूल पात्र कवि की परिकल्पना पर आश्रित रहकर धीरोदात्त आदि में से किसी एक अवस्था का द्योतन करते हैं, और दूसरे की काव्यगत पात्र अपने विशेष व्यक्तित्व यथा रामत्व या सीतात्व को छोड़कर सामान्य मानव मात्र बनकर ही सहृदय के आस्वाद का विषय बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कविगण योगी तो होते नहीं कि अपने ज्ञान चक्षु
से अतीत में होने वाले मूल पात्रों को देख सके। वे तो लोक में उपलब्ध आदर्श नायकों की अवस्थाओं के आधार पर ही रामादि पात्रों की धीरोदात्त आदि नायकों के रूप में कल्पना करते हैं और काव्य में उसका निबंधन करते हैं। साधारणीकरण की इस व्याख्या में कवि तत्व को स्पष्टतया महत्व दिया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के संदर्भ में पहला प्रश्न उठाया कि रामादि के रत्यादि अभाव सामाजिकों के रत्यादि भाव का उद्बोध कैसे करते हैं। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, विभावादि के व्यापार का नाम है साधारणीकरण। उसके प्रभाव से काव्य में वर्णित रत्यादि भाव साधारण बन जाते हैं। पात्र और पाठक दोनों की दृष्टि से उसकी विशेष संबद्धता समाप्त हो जाती है। विभावादि किसी दूसरे के हैं या मेरे, यह विशेष संबद्धता स्थापित ही नहीं की जा सकती। विश्वनाथ कहते हैं, परस्य न परस्येति, ममेति न ममेति च। इसमें ममेति एक परस्य बुद्धि का लोप हो जाता है, ममेति एवं परस्य बुद्धि का लोप हो जाता है। विभावादि के इसी प्रभाव से समुद्र लंघन करने वाले हनुमान जैसे महान पात्र से भी सहृदय अभेद स्थापित कर लेता है और अपने आप को वैसा ही समझकर मानसिक रूप से उत्साहित हो जाता है। विश्वनाथ के पश्चात संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम आचार्य जगन्नाथ ने अभिनव गुप्त द्वारा की गई रस व्याख्या को सिद्धांततः स्वीकार करते हुए सांकर वेदांत तथा न्याय दर्शन के आधार पर रस विवेचन किया। अभिनव गुप्त की भांति जगन्नाथ रस को पूर्णतया सहृदयनिष्ठ मानते हैं तथा व्यंजनावृत्ति को भी स्वीकृति देते हैं। भट्ट नायक ने साधारणीकरण को भावना व्यापार कहा, जो शब्द के वैशिष्ट्य से उद्भूत होता है। अभिनव गुप्त ने इसे शाब्दी व्यंजना कहा। जगन्नाथ ने भावना के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। इनके अनुसार पुनः 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 पुनर्नुसंधानात्मा अर्थात काव्य का पुनः पुनः आलोढ़न ही भावना है। यह शब्द की विशेषता नहीं, सहृदय की विशेषता है, उसके हृदय में रहने वाला एक व्यापार है। इस प्रकार प्राचीन मत में जो भावना काव्यनिष्ठ थी, वही पंडित राज के मत में सहृदय निष्ठ बन गई। अद्वैत वेदांत के आधार पर रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि रस अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक रति है। सहृदय को रति का जो बोध होता है वह सीपी में चांदी के बोध की भांति है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोक में सीपी को देखकर चांदी की प्रतीति होती है, जो अनुभवगम्य होने के कारण अविद्यमान या असत्य नहीं कही जा सकती और सत्य का बोध होने पर नष्ट होने के कारण प्रतिभाषिक कहलाती है, उसी प्रकार काव्य एवं नाट्य में विभावादि का उपस्थान कवि एवं नट के द्वारा होता है, जिसका बोध होने पर सहृदय को व्यंजना के द्वारा यह ज्ञान होता है कि दुष्यंत के हृदय में शकुंतला के प्रति रतिभाव है। तत्पश्चात भावना रूप दोष के वशीभूत होकर सहृदय स्वयं को दुष्यंत समझने लगता है और अपने में ही उसे शकुंतला विषयक रति का भ्रम होने लगता है। जिस भावना से विभावादि का साधारणीकरण होता है, उसी भावना से अपने में दुष्यंत का बोध भी हो सकता है। इस प्रकार भावना मात्र से रस निष्पत्ति हो जाती है। जगन्नाथ के अनुसार सामाजिक में सहृदयता के कारण एक विशेष भावना उत्पन्न होती है, जो कि एक दोष है। जगन्नाथ द्वारा की गई रस की व्याख्या नवीन होने पर भी उतनी मान्य नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने काव्य रस को एक प्रकार की भ्रांति माना। भट्ट नायक से लेकर जगन्नाथ तक सभी ने साधारणीकरण की व्याख्या असाधारण या विशेष का साधारण या निर्विशेष होने के रूप में की। काव्यास्वादन के लिए यह अनिवार्य है कि एक ओर विभावादि का साधारणीकरण हो और दूसरी ओर प्रमाता भी पूर्वाग्रहों, बाह्य विघ्नों एवं संकुचित स्वार्थ से परे हो। आधुनिक युग में हिंदी के आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की सहृदय पर विचार किया। शुक्ल जी ने साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का माना और इस प्रकार प्रकारांतर से कवि तत्व को महत्व दिया। अपनी पुस्तक चिंतामणि भाग 1 में वे लिखते हैं, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आता है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन हो जाता है।
साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। तात्पर्य यह है कि आलम्बन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों के कारण सबके भाव का आलम्बन हो जाता है। शुक्ल जी ने प्रमाता के आश्रय के साथ तादात्म्य की अनिवार्यता प्रतिपादित की और उसी के आधार पर रस की कोटियों की कल्पना की। ध्यातव्य है कि संस्कृत आचार्य रस में कोटि भेद नहीं मानते। शुक्ल जी के अनुसार आश्रय के साथ पूर्ण तादात्म्य की स्थिति में उच्च कोटि की रसात्मकता होती है। जैसे रामादि पात्र के साथ पाठक का तादात्म्य मध्यम कोटि की रसात्मकता वहाँ मानी जाएगी जहाँ यह तादात्म्य नहीं हो सकेगा और दर्शक अथवा पाठक पात्र का मात्र शील सृष्टा या प्रकृति सृष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा। यहाँ पर साधारणीकरण अथवा तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिससे पात्र विशेष की उद्भावना होती है। जैसे रावणादि पात्रों के साथ सामाजिक का तादात्म्य शील दृष्टा के रूप में होता है। रस की अधम कोटि वह है जहाँ सहृदय आश्रय की भाव व्यंजना से कुछ भी तादात्म्य नहीं कर पाता, वह उसे शील वैचित्र्य के रूप में ग्रहण करता है। शुक्ल जी ने साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का माना। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पाठकों के मन में एक ही भाव का व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की होती है जिससे साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत हो सके। इस प्रकार शुक्ल जी ने साधारणीकरण और तादात्म्य दोनों व्यापारों का शास्त्रीय नाम साधारणीकरण दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने आश्रय के साथ तादात्म्य को अस्वीकार किया है। उनके अनुसार यह अत्यंत कठिन कार्य है कि पाठक प्रत्येक प्रकार के चरित्र के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है और पाठक का तादात्म्य कवि के भाव के साथ होता है। इस प्रकार आश्रयगत भाव के औचित्य के प्रश्न का समाधान भी हो जाता है। उनका कथन है, आश्रय रूप रावण यदि कहीं राम की भर्त्सना करता है तो क्या हुआ, हमारी सहानुभूति में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि हमारे अंतर में तो वही अनुभूति जागेगी जो कवि ने प्रतीक द्वारा व्यक्त की है। रीति काव्य की भूमिका में इन्होंने कहा है। आचार्य शुक्ल ने जिस आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण माना, नगेंद्र के अनुसार वह कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने आश्रय के साथ सहृदय का तादात्म्य स्वीकार किया था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र आश्रय को कवि अनुभूतिजन्य मानकर कवि का अनुभूति से ही तादात्म्य भी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रस की कोटियाँ स्वीकार नहीं। प्रगतिवादी आलोचकों ने साधारणीकरण को परंपरा से भिन्न सामान्य प्रेषणीयता के अर्थ में ग्रहण किया। इस प्रकार से यहाँ द्वितीय खंड समाप्त हुआ। अब दूसरे वीडियो में देखेंगे तृतीय खंड, काव्य लक्षण एवं काव्य स्वरूप। धन्यवाद।